न्यूट्रास्यूटिकल लेते हैं, तो फार्मास्यूटिकल और न्यूट्रास्यूटिकल मिलकर जब काम करते हैं तो बीमारी बहुत जल्दी ठीक होती है। आज के समय में एक बहुत बड़ी बीमारी ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटाइड आर्थराइटिस एंड गाउट, ये तीनों बीमारियों में अंतर क्या है उसका हम कुछ लक्षणों के विषय में बात करेंगे। जैसे रूमेटाइड आर्थराइटिस, जिसको हम लोग गठिया बात कहते हैं, इसमें क्या होता है, जो हमारे जोड़ होते हैं, जो हमारे जॉइंट्स होते हैं, इसमें स्पेशली जो हमारे छोटी संधियां होती हैं, बड़े जॉइंट्स होते हैं, इनमें सूजन हो जाती है और सूजन के साथ साथ दर्द होता है। सूजन भी रहता है, दर्द भी रहता है, स्वेलिंग के साथ अगर दर्द है, इसको रूमेटाइड अर्थराइटिस कहलाते हैं। इसमें जब आरए फैक्टर की जांच कराते हैं तो पॉजिटिव मिलता है, यूरिक एसिड की जांच कराते हैं तो यूरिक एसिड बढ़ा मिलता है, जब इसका सीआरपी टेस्ट कराते हैं प्रोटीन का तो प्रोटीन बढ़ा मिलता है। और ये चीजें, और एक और जांच होती है एंटी सीसीपी टेस्ट, एंटी सीसीपी टेस्ट पॉजिटिव मिलता है। ये अगर चीजें पॉजिटिव हो तो समझिए कि इसको रूमेटाइड अर्थराइटिस। इसमें हम लोग जब यूरिक एसिड बढ़ा रहता है तो प्रोटीन की चीज मना कर देते हैं, भाई प्रोटीन वाली चीज ना खाओ, दालें मत खाओ, दूध ना खाओ। जिस चीज में प्रोटीन पाया जाता है उन चीजों को हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं, ब्रेक कर देते हैं और कहते हैं कि आप जो दवाइयां चल रही उसके साथ हमारे यहाँ जो गामा आता है, गामा क्या काम करता है, गामा एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करता है। जो आपके पैर में सूजन आ गई है, जो जोड़ों में सूजन आ गई है, जो आपकी संधियों में सूजन आ गई है, वो गामा उस सूजन को कम करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट के रूप में काम करता है। जिस तरह से हमारे एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं, वैसे एंटी इन्फ्लेमेटरी रूप में हमारा गामा काम करता है। न्यूट्रीचार्ज बेज ओमेगा, जो हमारे शरीर के कहते हैं कि हमारे शरीर में जो जॉइंट्स है उसके अंदर फ्लूइड होता है, साइनोवियल फ्लूइड होता है, वो फ्लूइड जब बढ़ जाता है तो फिर सिरिंज से उसका फ्लूइड निकलवाना पड़ता है। कहते हैं कि सिरिंज से उसका जोड़ों से उस पानी को निकालो, इंजेक्शन लगता है। और ये गामा और वेज ओमेगा हमारे संधियों में पानी को तो कम करता ही है, साथ में जो आवश्यक लुब्रिकेंट्स के रूप में काम करता है वो हमारा वेज ओमेगा काम करता है। जोड़ों के लिए स्पेशली न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा और गामा ओरिजिनल, अगर दो चीज हम सपोर्टिव न्यूट्रास्यूटिकल के रूप में देते हैं ड्रग्स के साथ साथ, तो उसका एक एक्सलेंट रिजल्ट निकलता है। दूसरे तरह की बीमारी होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये तो रूमेटाइड की बात हमने की। दूसरी बीमारी होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस को हम लोग संधिवात कहते हैं। इसमें सूजन नहीं होती, उसमें हमने सूजन की बात करी, इसमें सूजन नहीं होती। ऑस्टियोआर्थराइटिस में केवल पेन होता है, दर्द होता है, और मरीज बोलता है डॉक्टर साहब जोड़ों में बहुत दर्द होता है और खटखट की आवाज आती है जोड़ों से, संधियां बजती हैं चलते समय, जोड़ों में आवाज होती है चलते समय, इसको हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस में चूंकि बहुत सारे न्यूट्रास्यूटिकल हमने यूज किए हैं, लेकिन हम अपने प्रैक्टिकल के बाद यहां बात किया करते हैं। जो मरीज हमारे जिस न्यूट्रास्यूटिकल और मेडिसिन के माध्यम से ठीक होते हैं उसी की चर्चा हम इस मीटिंग में करते हैं। आपके न्यूट्री चार्ज वाले क्या बोलते हैं वो चीज हम यहां बात नहीं करते, हमारा मरीज जैसे ठीक होता है ना उसके बाद हम यहां बात करते हैं। तो हमने जो प्रैक्टिकल किया है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसमें सूजन नहीं होती, जिसमें सूजन नहीं होती उसमें आप बीजे दीजिए, न्यूट्रीचार्ज बीजे दीजिए। एक टैबलेट आप सुबह नाश्ता के बाद, और उसका जो सैसे होता है, पाउच होता है, उसको दूध में घोल के दीजिए या गुनगुने पानी के साथ आप दे सकते हैं, और टैबलेट के बाद उसको तुरंत पिला सकते हैं। या तो अगर किसी को दिक्कत है तो सुबह टैबलेट दे दें, शाम के पाउच घोल के पिला दे दूध के साथ। गामा ओरिजिनल 2-2 कैप्सूल भोजन के पहले, ओमेगा 1-1 कैप्सूल भोजन के बाद। ये तीन चीज आपको देना है, बीजे, गामा और ओमेगा। और बाकी जो दवाइयां आप सपोर्टिव में दे रहे हैं, अगर दर्द है तो दर्द की एनाल्जेसिक आप दे सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत है उसके साथ और भी जो ड्रग डॉक्टर रिकमेंडेड करते हैं उसके साथ दे सकते हैं। लेकिन बीजे से हमने कई मरीजों को, ऑस्टियोआर्थराइटिस के कई मरीजों को दौड़ा दिया। 78 साल का व्यक्ति दौड़ता है बीजे से। बस आपको उसके ऊपर भरोसा होना चाहिए। बीजे में वो सारी चीजें हैं, वो कैल्शियम है, वो फास्फोरस है, वो जो आपके दर्द के लिए जो चीजें होनी, सारे हर्ब्स हैं, वो सारे हर्ब्स हैं। कभी हम सेशन लेंगे स्पेशली बीजे के ऊपर बात करेंगे, उसमें कैसे वो काम करता है बीजे हमारे शरीर में। आज तो कुछ बीमारियों के विषय में हम शॉर्ट में बात करेंगे। तीसरी चीज होती है गाउट। गाउट का मतलब होता है जब यूरिक एसिड हमारे शरीर में 5% से ज्यादा हो जाता है तो उसको गाउट कहते हैं। गाउट को कहते हैं हिंदी में वात रक्त।
और गाउट में जब हम यूरिक एसिड की जांच कराते हैं तो बड़ा मिलता है। और जो आज बाजार के तेल है, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं हमको सरसों का तेल अच्छा लगता है, हम राई परवा लेते हैं और शुद्ध तेल खाते हैं। आप देखिए गूगल में डाल के, सरसों के तेल में 35 से लेके 55% तक यूरिक एसिड पाया जाता है। अब आपके अंदर शरीर में गाउट है, यूरिक एसिड ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, और आप सरसों का तेल खा रहे हो तो और बढ़ाएगा, यूरिक एसिड और बढ़ेगा, वो कमेगा नहीं। आपके शरीर में 5% से ज्यादा नहीं होने चाहिए, लेकिन आप सरसों के तेल में 35 से 55% होता है, तो वो हमारे शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा को बढ़ा देगा और गठियावात पैदा करेगा। इसीलिए कहते हैं यूरिक एसिड के लक्षण क्या है। यूरिक एसिड जब बढ़ता है तो कभी कभी हाथ के अंगूठे से इसकी शुरुआत होती है, या पैर के अंगूठों में जलन, दर्द और सूजन इसके लक्षण है। और ये जनरली पैर के अंगूठे से चालू होता है, हाथ के अंगूठे में बहुत कम, रेयर। ये पैर के अंगूठे से बहुत सारे लोग कहते हैं डॉक्टर साहब हमको तो अंगूठे में दर्द है, चोट नहीं लगी, सूजन आ गया अंगूठे में। हम उसका जब यूरिक एसिड की जांच कराते हैं तो बड़ा मिलता है। और यूरिक एसिड के लिए बहुत सारी दवाइयां हम देते हैं, लेकिन अपने यहाँ यूरिक एसिड के लिए आपको बता दें, गामा, बीजे, वेज ओमेगा और न्यूट्रास्यूटिकल में आपको एक चीज गिलोय तुलसी स्वरस, ये आपको किताब में नहीं मिलेगा, ना कोई न्यूट्रिशन वाले बताएंगे। गिलोय तुलसी स्वरस, गिलोय चूंकि गाउट के लिए और बहुत अच्छा काम करती है, इसलिए 30 ml गुनगुने पानी में मिला के सुबह है और शाम आपको इसको दीजिए तो बढ़िया रिजल्ट आएगा। प्रोटीन वाली चीज बंद करा देना है, दालें बंद करा देना है, दूध बंद करा देना है, घी बंद करा देना है, चिकनाई वाली चीजें नहीं देना है। और अपना हेल्थ गार्ड तेल खाने में यूज करें, सरसों का तेल टोटल बंद करा दे, बाजार के जो भी तेल उसके घर में यूज हो रहे हैं धीरे धीरे सारे तेल बंद कर देना चाहिए, केवल अपने राइस ब्रांड तेल, हेल्थ गार्ड तेल का उपयोग करना चाहिए और ऐसा न्यूट्रास्यूटिकल उपयोग करना चाहिए। ज्यादा दर्द है तो पेन को अपने यहाँ मलहम आता है, ऑइंटमेंट आता है, उसको हल्के से लगा के छोड़ देना है, मालिश नहीं करना, क्योंकि ये काउंटर इरिटेंट होता है और ज्यादा मालिश करने से, रबिंग करने से जलन हो सकती है और वहां पर सूजन भी आ सकती है, एलर्जिक भी हो सकता है, इसलिए हल्के हाथ से लगा के छोड़ देना चाहिए। हाइपरटेंशन एक दूसरी बीमारी। हाइपरटेंशन का मतलब होता है उच्च रक्तचाप और हाइपोटेंशन का मतलब होता है निम्न रक्तचाप। अगर 100 से कम ब्लड प्रेशर है, सिस्टोलिक बीपी 100 है, डायस्टोलिक बीपी 70 से कम है, उसको हाइपोटेंशन कहते हैं। हाइपो माने कम, टेंशन माने दबाव। ब्लड का दबाव जब कम होता है, ब्लड का जो फ्लोइंग होना चाहिए आर्टरीज में, जिसको कहते हैं एक प्रेशर होता है जिसका नाम होता है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के माध्यम से ही, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के कारण ही हमारा ब्लड पूरे शरीर में बहता है। अगर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कम हो जाए तो हमारे शरीर में, हमारे ऑर्गन्स में ब्लड की सप्लाई कम हो जाएगी। अगर वो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ जाए ड्यू टू नैरोइंग ऑफ द कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी अगर नैरो हो जाती है, जिसको सीएडी बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ द कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल का अगर डिपोजिशन हो जाता है हमारी कोलेस्ट्रॉल के कोरोनरी आर्टरी में, तो हमारी आर्टरी नैरो हो जाती है, सक्रिय हो जाती है। जैसे पानी, अगर पाइप से पानी जा रहा हो और उस पाइप को आप दबा दीजिए, और जैसे पाइप दबती है तो पानी का फोर्स बढ़ जाता है। जब हम लोग गाड़ी वाड़ी धोते हैं ना, तो पानी पाइप को दबाते हैं तो फोर्स से पानी जाता है। ठीक इसी तरह हमारे शरीर की जो आर्टरीज है, जिसको कोरोनरी आर्टरी कहते हैं, वो कोलेस्ट्रॉल के कारण नैरो होती है और पाइप दबती है, और जैसे दबती है तो हमारे ब्लड में फोर्स से पूरे शरीर में ब्लड जाता है। जब ब्रेन में वो ब्लड जाता है फोर्स से, तो हमारे ब्रेन की छोटी छोटी कैपिलरीज उस फोर्स को सहन नहीं कर पाती और वो कैपिलरीज ब्लास्ट हो जाती, और जैसे ब्लास्ट हो जाती हैं तो कहते हैं ब्रेन हेमरेज हो गया। और ब्रेन के अंदर कैपिलरीज ब्लास्ट हुई हैं, हेमरेज होगा। उसका ब्रेन चूंकि पैक एरिया है, ब्लड निकलने का माध्यम तो कहीं है नहीं, इसलिए जिस एरिया में जमा हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग वो पैरालाइज्ड हो जाएगा, जिसको स्ट्रोक बोलते हैं। लकवा लग जाएगा, किसी का मुंह टेढ़ा हो जाएगा, किसी का एक हाथ काम नहीं करेगा, किसी का आधा अंग काम करना बंद कर देगा, राइट साइड, लेफ्ट साइड, किसी को कमर के ऊपर काम नहीं करेगा, किसी का कमर के नीचे काम नहीं करेगा। हुआ क्यों? ब्लड प्रेशर बढ़ा, इसलिए कैपिलरीज ब्लास्ट हुई, ब्रेन हेमरेज हुआ और स्ट्रोक लगा, फलस्वरूप हमारा अंग पैरालाइज्ड हो गया। आज तो स्ट्रोक के कारण बहुत सारे लोग ऊपर चले जाते हैं, कोमा में चले जाते हैं, वेंटिलेटर में चले जाते हैं, लोगों को बचाना मुश्किल पड़ जाता है। दूसरा, जब ये ब्रेन की आर्टरी ब्लॉक होती है, सॉरी, ये जब हार्ट की आर्टरी ब्लॉक होती है तो एंजाइना पैदा होता है, एंजाइना पेक्टोरिस।
हमारे लेफ्ट साइड में पेन होता है, सीने में दर्द होता है। क्यों? क्योंकि हमारा ब्लड, हमारे हार्ट की आर्टरी जो होती है, कोरोनरी आर्टरी, वो हार्ट को सप्लाई नहीं कर पाती, उसमें अवरोध हो जाता है। हर व्यक्ति की आर्टरी ब्लॉक है, किसी की 20%, किसी की 30, किसी की 40, किसी की 50, किसी की 60, किसी की 70, किसी की 80। जब तक ये 80 और 90% ब्लॉक नहीं हो जाती आर्टरी, तब तक आपको ब्लॉकेज के लक्षण ही समझ में नहीं आते। वो बोल रहा है कि अरे हमारा तो पता ही नहीं चला, हमारा बीपी कभी बढ़ा नहीं और आर्टरी ब्लॉक हो गई। अरे भैया, जिंदगी भर आप बाजार की चीजें खाए हो, पाम ऑयल खाए हो, तो ब्लॉक होगी। एक दिन में नहीं ब्लॉक हुई, लेकिन ये 80% तब तक ब्लॉक नहीं हो जाती ना, तब तक लक्षण समझ में ही नहीं आते, तब तक बहुत लेट हो जाता है। और जब हम एंजियोग्राफी कराते हैं, डॉक्टर साहब बोलते हैं कि एंजियोप्लास्टी कराना पड़ेगा, इसमें स्टेंट डलवाना पड़ेगा, रिंग डलवाना पड़ेगा, छल्ला डलवाना पड़ेगा। और आज लोग हार्ट में छल्ला डाल के घूम रहे हैं, छल्ले हार्ट में पड़ रहे हैं। पहले हाथ में लोग अंगूठी पहनते थे, छल्ला पहनते थे, आज लोग हार्ट के अंदर छल्ला डाल के घूम रहे हैं। ड्यूटी एक्यूमुलेशन ऑफ द कोलेस्ट्रॉल। हमारे यहाँ गामा आता है, हमारे यहाँ गामा ओरिजिनल आता है उस जमे हुए कोलेस्ट्रॉल को, जो आपके आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल जम गया है, जिसके कारण स्ट्रोक हुआ, जिसके कारण हार्ट अटैक होने वाला है, जिसके कारण एमआई होने वाला है, जिसके कारण आपका कार्डियक अरेस्ट होने वाला है। बिना कोलेस्ट्रॉल बढ़े, बिना कोई बीमारी के अचानक अटैक आता है और दुनिया को छोड़ के व्यक्ति चला जाता है। पता चला कि कल शाम के हमारी उससे बात हुई, आज सुबह उसका स्टेटस लग जाता है इस दुनिया में नहीं। ऐसे ऐसे जो कार्डियक अरेस्ट के केस है, 15 साल का बच्चा इस दुनिया को छोड़ के जा रहा है, 20 साल के युवा जो पढ़ाई करने जाते हैं, कोई डांस करते करते खत्म हो रहा, कोई जिम में खत्म हो रहा है, कोई शादी पार्टी में जा रहा है और वहां खत्म हो रहा है, कोई दूल्हा घोड़ी में बैठ के जाता है और वो दूल्हा खत्म हो रहा है। ऐसा पता नहीं कितने केस आ रहे हैं रोज कार्डियक अरेस्ट के। ये कार्डियक अरेस्ट 99.99% फेटल होता है। कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक में तो बचाया जा सकता है, लेकिन कार्डियक अरेस्ट में नहीं बचाया जा सकता। बहुत कम रेयर केस ऐसे होते हैं जिसको हम बचा सकते हैं। तो ये गामा ओरिजिनल हमारे कोरोनरी आर्टरी में जो ब्लॉकेज हुआ है उसको बाइल एसिड में कन्वर्ट करता है और घोल देता है। बाइल एसिड में कन्वर्ट करते घोल देता है और ब्लड के माध्यम से शरीर के बाहर निकाल देता है, अर्थात उसको ब्लॉकेज को ही खत्म कर देता है धीरे धीरे। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे होगा। दूसरा, अगर ब्लॉकेज नहीं होगा तो स्ट्रोक नहीं मारेगा, ब्लॉकेज नहीं होगा तो हार्ट अटैक के केस कम हो जाएंगे। ब्लॉकेज नहीं होगा, प्लेटलेट एग्रीगेशन। कार्डियक अरेस्ट क्यों हो रहा? प्लेटलेट एग्रीगेशन। प्लेटलेट इकट्ठे हो जाते हैं हमारे ब्लड में और जाके उस कोरोनरी आर्टरी को चौक कर देते हैं। तो ये प्लेटलेट एग्रीगेशन को रोकने का काम हमारा गामा ओरिजिनल करता है। प्लेटलेट को इकट्ठा नहीं होने देता, प्लेटलेट को आप अलग अलग रखता, इकट्ठा ही नहीं होने देता, जिससे चौक नहीं होगा और भविष्य में कार्डियक अरेस्ट जैसी गंभीर समस्या किसी के घर में ना आए। लोग कहते हैं हमको आरसीएम की जरूरत नहीं। अरे भैया, आपको आरसीएम की जरूरत नहीं है, जिंदगी की तो जरूरत है, लोगों की जिंदगी तो बचाइए। ये 2026 जो ये वर्ष है, लोगों की जिंदगी बचाने का वर्ष है, स्वास्थ्य रक्षा का वर्ष है, लोगों को स्वास्थ्य के विषय में जागरूक करने का वर्ष है। और लोगों को जिंदगी अगर हमने बचा लिया, पैसा वैसा तो सेकेंडरी है। जब आपका शरीर रहेगा, हम जीवित रहेंगे, तब ना पैसे की महत्व समझ में आएगा। जब व्यक्ति कोई वेंटिलेटर में होता है, जब कोई व्यक्ति आखिरी सांस ले रहा होता है, उसको केवल एक ही इच्छा होती है कि वो वेंटिलेटर से बाहर आ जाए और अपने आंखों से अपने परिवार को देखे, अपने बच्चों को देखे, अपने माँ बाप को देखे। उसकी केवल एक इच्छा, तो पैसे की इच्छा नहीं पड़ती उसको, धन संपत्ति नहीं चाहिए उसको, गाड़ी घोड़ा बंगला नहीं चाहिए। उसको केवल एक इच्छा होती है कि वह खुले आसमान में एक बार अपने परिवार की दर्शन कर ले। हमारे साथ ऊपर वाला ना करे ऐसा हो, लेकिन हम भी एक मनुष्य है, मानव है। अपने भारत के लोग अपने आप को बीमार तब मानते हैं जब डॉक्टर मना कर देता है कि सॉरी, आपका इलाज इस दुनिया में नहीं है, अब इनको घर ले जाइए, इनकी सेवा करिए। डॉक्टर ऐसा जब बोलते हैं तब मानते हैं कि हम अपने आप को हम बीमार हैं। उसके पहले जब तक हम लोग कहते हैं, डॉक्टर कोई सलाह दे रहा है कि भाई ये सुधर जाओ, खान पान से बीमारियां हो रही, एनसीडी, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। आज लगभग 70% बीमारियां जो है खान पान के कारण होती हैं। और खान पान अगर बीमारियों का कारण है तो बीमारियों का इलाज भी खान पान ही। जिस चीज से बीमारी पैदा हुई है उस चीज से बीमारी ठीक भी होगी। दवा बीमारी को ठीक नहीं कर सकती, दवा बीमारी को कंट्रोल कर सकती है। ठीक अगर करेगा तो आपका खान पान करेगा, आपकी लाइफ स्टाइल करेगी, आपकी दिनचर्या करेगी, आपका रहन सहन करेगा, आपका व्यवहार करेगा, आपका बर्ताव करेगा, आप कैसे माहौल में रहते हैं वो चीज आपका ठीक करेगा। तो सबसे पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया। पहले नंबर पे हमारा शरीर स्वस्थ हो, हम अपने आप को स्वस्थ करें,
इसके बाद हम अपने परिवार को स्वस्थ करें। आज दुनिया में वही सौभाग्यशाली व्यक्ति है जिसके घर में कोई दवा नहीं चल रही, बीपी की दवा नहीं खा रहा कोई, शुगर की दवा कोई नहीं खा रहा, किसी के घर में थायराइड नहीं है, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ रहा, फैटी लीवर नहीं है, पेट की बीमारी नहीं, गैस की बीमारी नहीं, कैंसर का मरीज नहीं। वो दुनिया में सबसे खुशहाल और शक्तिशाली परिवार है। उससे खुशहाल दुनिया में कोई नहीं है। पैसे वाले को हम खुशहाल नहीं मानते, वो परेशान है दवा करा करा के। कोई नागपुर भाग रहा, कोई दिल्ली भाग रहा, कोई बॉम्बे जा रहा, पता नहीं कहां कहां जा रहे हैं। अगर आपका परिवार स्वस्थ है और दवा नहीं चल रही, आप सबसे खुशहाल और सबसे संपन्न व्यक्ति। पैसे से संपन्नता नहीं होती, आपका शरीर, आप किसी के पास बहुत सारा पैसा है, बेचारा परेशान है, लाचार है, वो बीमारियों से परेशान, उसको लगता है कि हे भगवान हमको ले चलो भैया, अब ये कष्ट हमसे झेला नहीं जाता। तो इस पैसे का आनंद तभी है जब हम स्वस्थ रहते हैं। कॉन्स्टिपेशन, पेट की बीमारी आज आम हो चुकी है, और कॉन्स्टिपेशन के लिए हमारे पास, अगर किसी का पेट नहीं साफ हो रहा, उधर सफा चूर्ण 1 चम्मच रात में गुनगुने पानी के साथ लेना है, पेट बढ़िया साफ होगा। एलोवेरा जूस, एलोवेरा जूस में क्या फाइबर है, और फाइबर अगर हमारे शरीर में जाएगा, पेट में जाएगा, तो पेट का डाइजेस्टिव सिस्टम, पूरे जीआईटी को ठीक करता है। एलोवेरा हमारे लीवर को भी ठीक करता है। एलोवेरा में हमारे आयरन का भी सबसे बड़ा स्रोत एलोवेरा का है। एलोवेरा हमारे आंत की सफाई करने का काम करता है। तो एलोवेरा हमको जरूर लेना है कॉन्स्टिपेशन को रेगुलेशन करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, पूरे जीआईटी ट्रैक्ट को ठीक करने के लिए, हमारे पूरे माउथ टू एनल कैनाल तक एलोवेरा का काम है। इसलिए एलोवेरा जूस आता है, अपने आप 30 ml गुनगुने पानी के साथ सुबह खाली पेट लेना है, शाम के इसी तरह लेना है। और इसके अलावा गामा ओरिजिनल, अगर लीवर फैटी है, किसी का लीवर फैटी हो गया है, फर्स्ट ग्रेड में है, तो फिर सेकंड ग्रेड में जाएगा, फिर थर्ड ग्रेड में जाएगा, फिर फाइब्रोसिस होगी, फिर सिरोसिस होगा, फिर कार्सिनोजेनिस होगा, फिर लीवर फेलियर होगा। ये स्टेज ना आने पाए। अगर फर्स्ट स्टेज में फैटी लीवर है, मतलब बीमारी लीवर की चालू हो गई है। दुश्मन को जितना जल्दी हो खत्म कर देना चाहिए, उसको आगे बढ़ने का मौका नहीं देना चाहिए। बीमारी एक दुश्मन है, ये शरीर के अंदर पैदा हो गई है, लीवर को फैटी कर रही है, लीवर के सेल्स को डैमेज कर रही है। लीवर के सेल अपना काम नहीं करने पा रहे। 500 तरह के काम हमारा लीवर करता है। फैट को रेगुलेट करता है, कोलेस्ट्रॉल को रेगुलेट करता है, इंसुलिन को रेगुलेट करता है, ये सारे लीवर के काम होता है। बीपी को मेंटेन करता है, लीवर का काम है। अच्छे कोलेस्ट्रॉल बुरे कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करता है, हमारे शरीर को एनर्जी देता है लीवर। और लीवर के सेल जब काम नहीं करेंगे तो लीवर के कार्य प्रभावित होंगे, और लीवर जब खराब होने लगता है तो भूख नहीं लगती, उल्टी उल्टी लगती है, थकान लगती है, खाना खाने की इच्छा नहीं होती, शरीर थका थका लगता है, जी मिचलाता रहता है। ये लीवर खराबी के लक्षण है जो दिखते हैं। जब उसका एलएफटी कराते हैं तो सीरम बिलिरुबिन बढ़ा मिलता है, एसजीओटी एसजीपीटी डिस्टर्ब रहता है, सीरम में माइलेज डिस्टर्ब रहता है, सीरम एल्कलाइन फास्फेट डिस्टर्ब रहता है। जब उसका एलएफटी कराते हैं तो पता चलता है कि लीवर हमारा खराब हो रहा है। जब अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो फर्स्ट ग्रेड का लीवर फैटी मिलता है। उसी समय आपको अपने खान पान को चेंज करना चाहिए, और गामा ओरिजिनल, न्यूट्रीचार्ज बायोएज और एलोवेरा जूस हमको चालू कर देना चाहिए। और चिकनाई वाली चीजें टोटल बंद करना चाहिए, मिर्च मसाला तली भुनी चीजें इनसे परहेज करना चाहिए। और फैटी लिवर को जितना जल्दी फर्स्ट ग्रेड में आ गया है तो उसको बिल्कुल टोटल खत्म कर देना चाहिए, सेकंड ग्रेड में उसकी स्टेज ना जाने पाए। हम लोग तो थर्ड ग्रेड फैटी लीवर वाले को लगभग 6 महीने में बिल्कुल सामान्य करते हुए देखा है, और दोनों रिपोर्ट आज भी हमारे पास है। एक हमारे पास मरीज आया था, उसके लीवर के अंदर गांठ थी, हिपैटिक हेमेंजियोमा। हिपैटिक हेमेंजियोमा एक बीमारी होती है जो लीवर के अंदर गांठ हो जाती है, ब्लड की क्लॉटिंग हो गई थी। डॉक्टर उसको परहेज कर रहे थे कि ऑपरेशन नहीं होगा। वो दोनों रिपोर्ट 2022 की घटना है, दोनों रिपोर्ट हमारे पास। हमने गामा ओरिजिनल, वेज ओमेगा और बायोएज चालू की, और 1-2 दवाई अपनी दिए थे। 9 महीने तक उसमें हम टोटल ये सारा न्यूट्रियोसिटिकल और मेडिसिन चालू किए। 9 महीने बाद जब उसका अल्ट्रासाउंड कराई, लीवर के अंदर कोई हेमेंजियोमा नहीं था, बिल्कुल साफ क्लीन एंड क्लियर लीवर, न कोई फैटी था, न कोई हेमेंजियोमा था, न कोई गांठ थी। आज भी मरीज स्वस्थ है, और लगभग उसकी उम्र उस समय 70 से 75 की थी। ऐसे एक नहीं कई उदाहरण। ये जब हम किसी मरीज को ठीक करते हैं उसके बाद हम आपसे यहां बात करते हैं। किताबों में क्या लिखा है हमको नहीं पता, हमारा मरीज जिस चीज से ठीक होता है वो बात यहां होती है। तो निश्चित रूप से ऐसी कई बीमारियों, लंग्स का इंफेक्शन, अगर किसी को फेफड़े में इंफेक्शन हो गया है
किसी को खांसी आ रही है, सर्दी आ रही है, सांस फूल रही है। सांस दो तरह से फूलती है। बहुत सारे लोग, डॉक्टर साहब सांस फूल रही है चलने में, क्या देना चाहिए? अब डॉक्टर को तो डायग्नोस्टिक व्यू पे चला जाता है उसका दिमाग, कि सांस क्यों फूल रही है, बीमारी हो क्यों रही है। हम तो जड़ पे जाते हैं। सांस फूलने का कारण तीन है। पहला कारण है फेफड़े के कारण फूल रही है। दूसरा कारण है लंग आपके हार्ट के कारण फूल रही है। तीसरा कारण है एनीमिया तो नहीं है। चौथा एक कारण और है, अगर किडनी की बीमारी है उसमें भी सांस फूल रही है। ये चार बीमारियों में सांस फूलती है। अब हमारा तो चारों तरफ गया, अब हम क्या दवा उसको बता दें? फिर जब मरीज से बात होती है डॉक्टर की, तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस होती है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस का मतलब होता है लीवर के सॉरी, इसको किडनी के कारण है, एनीमिया के कारण है, हार्ट के कारण है, या लंग्स के कारण है। अब हार्ट के कारण होगा तो उसकी अलग मेडिसिन होगी, लंग्स के कारण होगा तो उसकी अलग मेडिसिन होगी, आपके एनीमिया के कारण होगा तो खून बढ़ाने की दवा देंगे, आपका किडनी के कारण होगा तो क्रिएटिनिन यूरिया बढ़ा होगा तो उसका मैनेजमेंट करेंगे। अब सांस, आप मरीज तो बोला सांस फूल रही है, अब डॉक्टर तो चिंता में है कि सांस फूल क्यों रही है। अब सारा प्रेशर तो डॉक्टर के ऊपर। लेकिन जनरली जो 80% मरीज आते हैं, सांस फूलने का कारण लंग्स होता है। हमारी जो एल्वलाई होती है वहां पर इंफेक्शन होता है, जहां से गैसेज एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो एल्वलाई में जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी सेल से जाकर एल्वलाई में जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड दिया जाता है और ऑक्सीजन लिया जाता है उन सेल्स के माध्यम से, उसको गैसेज एक्सचेंज कहते हैं। एल्वलाई अगर गड़बड़ है, गैसेज एक्सचेंज करने में, आदान प्रदान करने में सक्षम नहीं है, तो सांस फूलती है। ऑक्सीजन की जब कमी होती है, हाइपोक्सिया जिसको बोलते हैं, ऑक्सीजन की जब कमी होती है, हाइपो माने कम, एक्सिया माने ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन की जब ब्लड में कमी होती है उसको हाइपोक्सिया बोलते हैं। और जब हाइपोक्सिया होता है तभी हमको सांस फूलती है, आभास होता है कि हमको सांस फूल रही है। फिर उसको हम कहते हैं कि गामा ले, दो दो कैप्सूल S5, एक एक कैप्सूल तुलसी ड्राप, एक गिलास गुनगुने पानी में 5 बूंद डाल के पियो, अगर लंग्स के कारण है। हार्ट के कारण है तो हार्ट से संबंधित कुछ इलाज देंगे। किडनी के कारण है किडनी से संबंधित। अगर हमारा आपका HB कम है, हीमोग्लोबिन कम है, उससे संबंधित। ये सारी चीजों की जानकारी जब हमको होती है तो उसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस करके हम उसको इलाज बताते हैं। न्यूट्रिएशन दिया जा सकता है, लेकिन मेडिसिन बिना डायग्नोसिस के मेडिसिन नहीं दिया जा सकता। तो इस तरह से कॉन्स्टिपेशन, लंग्स, लीवर की बीमारी में न्यूट्रीचार्ज बायोएज और गामा ओरिजिनल, GIT से संबंधित जो बीमारियां हैं गामा बायोएज और हमारा एलोवेरा जूस, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो इस तरह से कई बीमारियों में कौन सा न्यूट्रिशन देना है, किस बीमारी में कौन सा न्यूट्रिशन देना है मेडिसिन के साथ, ये चीजें हम आपको बताने का प्रयास करते हैं अपने सेशन में। क्योंकि 40 मिनट हो गया है, हमने बहुत सारी चीजें आज बात की हैं, और इसी तरह इस मीटिंग में आप लोग जुड़े रहेंगे तो आप, मेरा दावा है कि आप एक डॉक्टर के जैसे बात करेंगे। एक सामान्य व्यक्ति डॉक्टर हो सकता है, डॉक्टर तो डॉक्टर है ही, लेकिन जो डॉक्टर नहीं है, मास्टर है, वो भी डॉक्टर है। RCM में जो जुड़ा है वो भी डॉक्टर है। और इस मीटिंग में अगर कोई आएगा, मेरा दावा है कोई भी डॉक्टर उसके सामने टिक नहीं पाएगा, और जब वो बात करेगा तो वो आश्चर्यचकित हो जाएगा, उसको भरोसा नहीं होगा ये कोई डॉक्टर बात कर रहा है कि RCM का नेटवर्कर बात कर रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय RCM। ओवर टू यू। आदरणीय RB सर हमारे बीच आ गए हैं, मैं सर को सादर आमंत्रित जी करूंगा। जी बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। निश्चित रूप से आपका ज्ञान और आपका एक संगठन, आज मैंने डॉक्टर के त्रिपाठी साहब से अनुमति ले ली है कि उनका फ़ोन नंबर हम हिंदुस्तान को दे सकें, और जिला आयुष मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर SK द्विवेदी साहब ने भी अनुमति दिया है, इसलिए कि डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर के गौतम जी के पास बहुत सारे ऐसे फ़ोन आते हैं और उनकी व्यस्तता बहुत ज़्यादा हो गई है। पर इसके पहले मैं जिला आयुष मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर SK द्विवेदी साहब हमारे बीच में हैं, हम उनका आशीर्वाद लेना चाहेंगे। डॉक्टर साहब एक बार आप हैंड रेज करेंगे तो मैं आपको, आपका माइक चालू करूंगा। डॉक्टर SK द्विवेदी साहब, बाकी लोग हैंड रेज अभी प्लीज ना करें। डॉक्टर SK द्विवेदी साहब का आशीर्वाद हम लोग लेना चाहेंगे। डॉक्टर SK द्विवेदी साहब, आप प्लीज अपना हैंड रेज करें एक बार। हाँ डॉक्टर, हाँ जी जी, जी स्वागत है डॉक्टर साहब, मोस्ट वेलकम। प्लीज आप अपना माइक चालू करें डॉक्टर साहब।
हाँ जी जी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद बेदी सर। और अभी हम सभी लोग डॉक्टर के गौतम सर को सुन रहे थे। निश्चित रूप से आपका एक एक शब्द मानव को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही हितकारी है। और ये जो स्वास्थ्य है हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, और इस स्वास्थ्य का और सुख, जो सुख है उस सुख का आधार ही हमारा स्वास्थ्य है। मानव जीवन की 4 प्रकार होते हैं: सुखायु, हितायु, दुखायु और अहितायु। जो सुख आयु होती है उसका जो मुख्य स्तंभ होता है वो हमारा स्वास्थ्य होता है। दूसरा स्तंभ होता है हमारी आय। हमारे जीवन को चलाने के लिए आवश्यक मूलभूत सुविधाओं के लिए हमारे पास आय के साधन होने चाहिए। तीसरा होता है समय। हमारे पास अपने लिए, अपने परिवार के लिए समय होना चाहिए। और चौथा होता है हमें अपनी इच्छा के अनुसार घूमने फिरने की आज़ादी होनी चाहिए। यदि ये चारों प्रकार के साधन हैं तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन को सुखमय जीवन मान सकते हैं। अगर इनमें से किसी भी एक चीज का अभाव होगा तो हमारा जीवन पूर्ण रूप से सुखमय नहीं होगा। हमारा आयु जो होती है वो दुख आयु हो जाती है। इसी तरह से जो हित आयु होती है, जब हम अपने किसी भी कार्य के द्वारा अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने देश का हित करने वाले होते हैं, मानवता का उपकार करने वाले होते हैं, उनका उपचार करने वाले बनते हैं और उनका उत्थान करने वाले बनते हैं, तब हमारा जीवन हितायु कहलाता है। और निश्चित रूप से आप सभी लोग बहुत ही बधाई के पात्र हैं कि आप सभी का जीवन हितायु है और आप सभी सुखायु के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। बीमार होने से स्वस्थ रहना ज्यादा सरल है। क्यों? क्योंकि जब हम बीमार हो जाते हैं तो बीमारी को ठीक करने के लिए नियमित रूप से हम दवा का सेवन करते हैं। बीमारी को कैसे कंट्रोल रखें उसकी हम नियमित रूप से जांच कराते रहते हैं, और हमें उस बीमारी से बचने के लिए बहुत सारे परहेज करने पड़ते हैं। लेकिन यदि हम बीमार ही ना हो तो हमारा जीवन बहुत सरल होता है। तो बीमार ना हो तो स्वस्थ रहना जीवन के लिए सरल है। और यदि हम स्वस्थ बने रहना चाहते हैं तो मुख्यतः 3 ही बातें हमारे लिए आवश्यक होती है। पहला, हम जो भी भोजन करें वो शुद्ध हो। शुद्ध का मतलब होता है मिलावट से रहित हो। ऐसा भोजन जिसमें किसी प्रकार की मिलावट न हो, प्राकृतिक तत्वों से युक्त हो। दूसरा, जो भोजन हमारे पोषक तत्वों की पूर्ति करने वाला हो। हमारे शरीर में जो 7 प्रकार के आवश्यक पोषक तत्व होते हैं: प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फैट, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट और पानी, यदि इसकी मात्रा हमारे शरीर में संतुलित है तो हम स्वस्थ रहते हैं। तीसरा होता है हमारी जो दिनचर्या है। हम सुबह जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करें, रात में जल्दी सोएं और कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद डेली लें। अपने जीवन में नियमित रूप से प्राणायाम, योगाभ्यास, व्यायाम, एक्सरसाइज को हिस्सा बनाएं। यदि इतनी हम रूटीन में अपनी रखते हैं तो निश्चित रूप से हम स्वस्थ रह सकते हैं और बीमार होने से बच सकते हैं। आयुर्वेद में कहा गया है कि जो पथ्य का सेवन करता है, पथ्य का मतलब यही होता है ऐसा भोजन जो आपको किसी भी प्रकार से आपके किसी भी स्रोतस में अवरोध पैदा ना करे। जो हमारा रक्त वह संस्थान है, जहां हमारा रक्त बहता है, आर्टरी है, ऐसा भोजन जिसमें कोई भी प्रकार के अवरोध ना पैदा करे, इस तरह का अगर हम भोजन करते हैं तो पथ्य कहलाता है। तो जो व्यक्ति पथ्य का सेवन करता है उसे किसी भी औषधि लेने की कभी आवश्यकता नहीं होती, अर्थात तो कभी बीमार ही नहीं होता है। और जो अपथ्य का सेवन करता है, जो अशुद्ध आहार का सेवन करेगा, जिसकी दिनचर्या समित नहीं होगी, जिसके पोषक तत्व शरीर में नहीं मिलेंगे, वो कोई भी औषधि ले उसको कोई लाभ होने वाला नहीं है। यदि हमें अपने जीवन को स्वस्थ बनाए रखना है तो हमें पथ्य का सेवन करना है, हमें संतुलित रहना है, अपने विचार को संतुलित रखना है, हमें सात्विक विचार रखना है, नकारात्मक विचार से बचना है। आज हम लोग देखते हैं कि आज जो ये मोबाइल की लत है, ये कोरोना महामारी जैसी भयावह होती जा रही है। हमारे बच्चे वीडियो गेम आदि में इतने आदी हो गए हैं। आज ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है हमारे देश में कि जब उनके माता पिता उनको मना करते हैं तो आत्महत्या जैसे कदम उठा लेते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है? हमें किसी प्रकार का जो भी हमारी आदत में आ जाता है, चाहे वो अच्छाई बुराई, कोई भी बुराई हो, चाहे नशे की बुराई हो या कि कोई आदत की बुराई हो, उसको ठीक करने का आयुर्वेद में एक फार्मूला बताया हुआ है। तो उन सभी माता पिता को इस फार्मूला को अवश्य सुनना चाहिए। यदि किसी के बच्चे गेम में ज़्यादा समय देते हैं, गेम में उलझे रहते हैं, उनकी बात नहीं मानते हैं, या कि कोई व्यक्ति जो अपने नशा को छोड़ना चाहता है, कोई तंबाकू का सेवन कर रहा है, कोई सिगरेट का सेवन कर रहा है, कोई शराब का सेवन कर रहा है, यदि उसको बचना चाहता है तो जो नियम बता रहे हैं यदि उसका पालन करेगा तो निश्चित रूप से धीरे 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 उसकी सारी समस्या ठीक हो जाएगी। उसमें उसको 4 भागों में डिवाइड करना है। पहले सप्ताह में हमें
25% उसको कम करना है। जैसे हम कोई भी मोबाइल का स्क्रीन देख रहे हैं, डेली अगर 4 घंटा देखते हैं तो 1 घंटा कम करें पहले सप्ताह में। दूसरे सप्ताह में हमें 50% कम करना है, 2 घंटा कम करें। तीसरे सप्ताह में हमें 75% कम करना है और चौथे सप्ताह हमें पूरी तरह से बंद कर देना है। इसी तरह हम अपनी आदत को भी ठीक करते हैं। कोई भी अगर हम नशा कर रहे हैं, कोई भी गुटखा का सेवन कर रहे हैं, कोई तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, तो यही 25%, 50%, 75%, फिर 100%, इस तरह से हमें अपनी आदत को धीरे धीरे सुधार करना है। और यदि हम मोबाइल की लत को नहीं छुड़ाएंगे तो निश्चित रूप से हमारे देश का जो भविष्य अंधकार की ओर जा रहा है। हमारे छोटे छोटे बच्चों की आंखें खराब हो रही हैं, क्योंकि ये जो मोबाइल है ये हमारे आंखों का सबसे बड़ा दुश्मन है। और खास करके जब हम स्क्रीन को अंधेरे में देखते हैं, जहाँ किसी प्रकार का लाइट का प्रकाश नहीं होता है, अंधकार में जब हम देखते हैं तो वो बहुत ही खतरनाक होता है और वो हमारे आंखों को खराब करके हमें अंधा तक बना सकता है। इन मोबाइल से, लैपटॉप